Bismillahirrahmanirrahim. Students, now we are going to start our next exercise, which is exercise 4.4. And in this lecture, I am going to discuss your smart syllabus related question and all examples, which is एक्सरसाइज 4.4 है और क्लास वर्क में एग्जाम्पल 2 पेज 219 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 5 15 2 का सेकंड पार्ट, 4 11 बी सी और 14 क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा इन सारे क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस कर सकूं। सो वी स्टार्ट विद एग्जाम्पल जो है ये मैं बाद में करवाऊंगा क्योंकि ये दो पार्ट से रिलेटेड 11 क्वेश्चन से। सो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके भी दो पार्ट हैं। You have to find equation of a line through the intersection of the lines. आपने दो लाइंस में से गुजरते हुए एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और वो जो लाइन है एक दफ़ा पैरेलल होगी और परपेंडिकुलर होगी किस लाइन के, इस लाइन के। इस चीज़ को मैं डायग्राम से समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दो इक्वेशन दी हुई थी, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। बेटा इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। याद है फोर्थ चैप्टर में मीन इनको ऐड करेंगे तो x की वैल्यू y कट जाएगा, x की वैल्यू आएगी उसको किसी में पुट कर देंगे तो y की, या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे। मीन इक्वेशन 1 में से मैं क्या कह रहा हूँ, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये 1 इक्वेशन 3 आ जाएगी, 3 को आप क्या करेंगे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सो x की जगह पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ y प्लस 4 y प्लस 20 और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास y का आंसर क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ये इक्वेशन 3 में ये y की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 आ जाएगा, व्हिच इज इक्वल टू -2। तो आपके पास इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, -2 एंड -6 आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन निकाल लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब इसके चूंकि दो पार्ट थे जिसमें एक में वो पैरेलल कह रहा था, दूसरे में वो कह रहा था परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, सेपरेट इसको कह रहा हूँ। मीन फर्स्ट पार्ट में कहते हैं हमने जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी है ये इसके पैरेलल है। मीन अभी ये दो लाइन थी, ये रेड वन है, इसका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया था, वो क्या आया था -2 एंड -6, ये वाला येलो वाला पॉइंट की बात हो रही है। अब क्वेश्चन समझिएगा, मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कि आपके लिए आसानी हो, लाइंस मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए आपने एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से गुजर रही है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। मीन ये जो पर्पल लाइन है आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। एक और कंडीशन दी हुई थी कि ये जो पर्पल लाइन है ये एक और लाइन के पैरेलल है, और वो पैरेलल का मतलब ये 6x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। मीन ये जो रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन है पर्पल कलर में, ये एक और लाइन के पैरेलल है। आपने एक्चुअली क्या करना है, इस पर्पल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है जी? क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो फिर सोल्यूशन के लिए हमें काफ़ी आसानी होने जा रही है। तो खैर अब हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन आ गई कि एक और लाइन के पैरेलल है। हम क्या कहते हैं, ये जो दूसरी लाइन है ब्लैक वन, इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। याद है स्लोप के हमने दो तरीके पढ़े थे, एक माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई, और यू कैन राइट इट एज वाई की एक हम सब्जेक्ट बना रहे हैं। सो y इज इक्वल टू -6x प्लस 14, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद है आपको। तो हमारे पास जो x का कोफिशिएंट होता था वो क्या होती थी, आपके पास स्लोप आ रही है। सो इसकी स्लोप क्या होगी, x का कोफिशिएंट -6 है, तो इस लाइन की ये जो ब्लैक वन लाइन है इसकी स्लोप आपके पास ये आ जाएगी -6 आ जाएगी। कोई मसला नहीं, बट हमें इस लाइन की स्लोप नहीं चाहिए, हमें ये पर्पल लाइन का हमारा टारगेट है। तो मुझे ये बताएं कि अगर दो लाइन पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स आपस में क्या होती हैं। याद है ये रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ था, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। मीन जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन आल्सो इज इक्वल टू -6 बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल। और एक अब देखें इस पर्पल लाइन की स्लोप आ गई और इसका एक पॉइंट भी हमारे पास था, पॉइंट क्या था, -2 -1, स्लोप आपके पास क्या निकली हुई है, -6। आपने इस पर्पल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और याद है 4.3 में बड़ा तफसीली किया था हमने, तो ये आ जाएगा y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, ये पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म थी, ये पॉइंट स्लो फॉर्म है। यार हमने इसके प्रूफ भी देखे थे 4.3 की अगर हम बात कर रहे हैं।
सो आप ये आपका x1 है, ये y1 है और स्लोप आपके पास क्या है -6 है। सिंप्लीफाई कर लें, -6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और 6x प्लस वाई प्लस 12 18 इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली ये जो पर्पल लाइन थी इसकी इक्वेशन आपके पास आ गई है व्हाट 6x प्लस वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई? ये लाइन क्या थी, इसके पैरेलल थी, इसकी इक्वेशन हमने निकालनी थी, वो आपके सामने। तो ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। लाइन फिर ये पर्पल ही है, बट दिस टाइम ये जो दूसरी लाइन पैरेलल थी अब उसके पैरेलल नहीं है। अब वो ये कह रहा है कि ये जो पर्पल लाइन है, एक और लाइन जो ये दूसरी लाइन दिस टाइम इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का क्या डिफरेंस होता है, बताइएगा। चलें पहले हम जरा इसकी स्लोप दोबारा निकाल लेते हैं। ये जो गिवन लाइन है तो y इक्वल टू mx प्लस c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आपने ये किया है और आपके पास ये m इक्वल टू -6 आ रहा है। अब फिर ज़रा याद आया कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, शाबाश, -1 के इक्वल होता है, बिल्कुल। या हम ये कहते थे कि एक लाइन की अगर स्लोप है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें उस स्लोप का, तो दूसरी लाइन की क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी, जब दो लाइन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती है। तो इसका मतलब है कि इसके जो परपेंडिकुलर जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो इनकी प्रोडक्ट जो होती है वो -1 या नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। सो हम ये अगर -6 है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा। सो इस लाइन की स्लोप आ गई 1/6। पॉइंट ऑलरेडी आपके पास है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, शाबाश। तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यूज बेटा इसमें रिप्लेस कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मैंने कोशिश की है कि लाइंस की डायग्राम बना के आपको समझा सकूं। होपफुली अब आपके लिए ये इजी होगा। ओके चलें जी, अब 2 का ही थर्ड पार्ट है और अगेन बड़ा मजे का ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। इसको भी मुख्तलिफ वे से की बुक वाला ने किया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि डिफरेंट वे से इसको करवाने की। Again, you have to find the equation of the line which is intersection of these two line and making equal intercept. This time थोड़ी सी चेंजिंग कर दी उसने वर्ड यूज़ किया इक्वल इंटरसेप्ट। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करने जा रहा हूँ जो कि आपने शायद याद हो। चलें पहले ज़रा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। उसी तरह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अच्छा, जो मैं कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहा हूँ वो बल्कि इसमें साइमल्टेनियस की भी ज़रूरत नहीं हो जाएगी। ये पेज नंबर 209 पे देखिएगा, ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन है। मीन इन दोनों को मिला के एनी लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अलावा भी ये मेथड है, चलें इसमें हम वो कर रहे हैं। उसमें क्या होता था, फर्स्ट लाइन है k इंटू सेकेंड लाइन इज इक्वल टू 0। आप ये पेज ज़रा बुक का 209 लगा लिएगा, वहाँ पे आपको फैमिली ऑफ लाइंस का टॉपिक मिलेगा। तो बेटा ये आ गया है x प्लस 2y प्लस k इंटू दिस। मैं दूसरे लफ्ज़ों में कह लूँ ये इक्वेशन 1 है, L1 है और ये L2 है। k को अंदर मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा, 3kx 4ky 7k। x एक जगह कर लो, y एक जगह कर लें और कांस्टेंट एक जगह कर लें। मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, सेकेंड टू में से y एंड थर्ड वन इज कांस्टेंट। सो ये हमने एक इक्वेशन बना दी है, इस इक्वेशन को हम आगे यूज करने जा रहे हैं। तो इंटरसेक्शन की ये एक और फॉर्म थी जो भी आपको सामने समझा दी है। यहाँ पे उसने अब जो कॉन्सेप्ट यूज की स्टेटमेंट यूज की थी वो जरा देखते हैं, वो क्या है जी। उसने स्टेटमेंट जो यूज की थी ये इक्वेशन थी, मैंने जरा दोबारा लिख दी इक्वेशन 4। दे हैव मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब है आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वो बात कर रहा है। तो मैं पहले एक्स इंटरसेप्ट का मतलब देखता हूँ। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि y की वैल्यू वहाँ पे 0। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो जहाँ पे y है वहाँ पे आप 0 कर दो। ये मैंने सेकंड टर्म रेड कर दी, एक्चुअली ये 0 होगा तो ये सारा खत्म कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, ये प्लस होता जाके माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये एक्स इंटरसेप्ट आपके पास आ गया। सिमिलरली हमें y इंटरसेप्ट निकालना, फॉर y इंटरसेप्ट हमें पुट क्या करना पड़ेगा, दिस टाइम x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 4 में x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा और यहाँ से अगेन हम y की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 10 ओवर 2 प्लस 4 के आएगी। कोई मसला?
चूंकि इसने दो वर्ड यूज किए थे, उसको हमने यूज किया है मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। तो इक्वल इंटरसेप्ट आपके सामने नजर आ रहे हैं। अच्छा, दो इंटरसेप्ट तो आ गए, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि अब हम इन दोनों इंटरसेप्ट्स को आपस में क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, बिकॉज ये गिवन है। तो देखते हैं, गिवन दैट द बोथ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, इसका मतलब ये कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, को कैंसिल हो रहा तो कर लेते हैं, इसरा नेगेटिव नेगेटिव से चला जाएगा, 3+7k 3+7k से चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, k को एक तरफ ले आए, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएं, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। और ये k की वैल्यू किस में रखेंगे, आपको याद है हमने जो फैमिली ऑफ लाइंस की बात की थी, तो इसको इक्वेशन 3 में रखेंगे, और 3 आपके पास ये थी जहां से हमने स्टार्ट लिया। तो ये k की वैल्यू बेटा यहाँ पे रखें, तो k इक्वल टू -1 3x + 4y + 7 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -3x -4y -7, और इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, x वाले एक जगह कर लें, -3 + 1 आ जाएगा -2, -4 + 2 -2, -7 + 3 -4, -2 कॉमन निकाल लें, -2 तो जाके खत्म हो जाएगा। सो योर लास्ट आंसर इज x + y + 2 व्हिच इज योर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो ये भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट से मैंने कोशिश की आपको समझाने की, फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया है। होपफुली ये वाला पार्ट आपके लिए इस तरीके से ज्यादा इजी होगा। ओके जी, चलें आगे चलते हैं। तो ये बड़े मजे के दो पार्ट थे जी। आगे चले, कॉन्सेप्ट है जी पेज 208 पे, और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस, तीन लाइंस दी हुई और आपको कह रहा है कि ये तीनों कॉन्ग्रुएंट है। आपने कंडीशन फाइंड करनी है कि अगर ये लाइंस क्या हो कॉन्ग्रुएंट के लिए, ठीक है जी। तो पेज नंबर 208 पे ये फॉर्मूला भी देख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, व्हेन 3 or more lines passes through a single point they are called congruent with each other and they are called congruent line. A point which is common to all those lines is called the point of congruency. समझ आइए, तो congruent हमने पॉइंट देखना था। पेज नंबर 208 पे इसका फार्मूला भी लिखा हुआ। खैर ये पहले तो तीन लाइन दी हुई है, मैंने इसको 1 2 3 का नाम दे दिया। नाम देना चाहिए कोई इनका ज्यादा बेहतर है। अब क्या कह रहे हैं, इनको एक साइड पे ले जाते हैं, मीन y को उस तरफ ले जाएंगे तो m1x - 5 + c1 = 0। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के लिए m2 c2 और m3 c3 आ गए। ये तीन लाइंस थी। और 208 पे कॉन्सेप्ट आपने कांग्रेंसी के लिए क्या पढ़ा था, अगर थ्री स्ट्रेट लाइन कांग्रेंट होंगी देन देयर कोएफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर द डिटरमिनेंट ऑफ देयर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0। मीन यहाँ पे तीन लाइन तो ये हैं, अगर ये कांग्रेंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, x का कोएफिशिएंट देखें m1 m2 m3, दूसरा क्या है y का कोएफिशिएंट, और तीसरा कांस्टेंट्स हैं, तो इनका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक बेटा देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। अब सिर्फ आपने इसको ओपन करना है, बट ओपन एक तरीके से करना है, क्योंकि अगर बुक वाला आंसर बना रहे हैं तो एक दो स्टेप्स आपको मैं और करवाना चाहूँगा, और वो आपके सामने आ रहे हैं जी। स्टेप्स आपके सामने हैं जी। बाय टेकिंग अ नेगेटिव कॉमन फ्रॉम C2, पहले ज़रा कोई प्रॉपर्टीज वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड कॉलम में से उसने नेगेटिव था वो कॉमन निकाल लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट उसने किया है कि दो लाइंस को, कॉलम को इंटरचेंज कर रहा है। आपको पता है व्हेन टू लाइन, टू रोज एंड टू कॉलम और टू कॉलम आर इंटरचेंज, देन आंसर में क्या फर्क आता था, बिल्कुल अगर दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो बाहर नेगेटिव आंसर आ जाता था। तो यहाँ पे कॉलम उसने C2 और C3 को आपस में क्या कर लिया, इंटरचेंज। थर्ड चैप्टर याद कीजिएगा, फर्स्ट ईयर में हमने किया था। अब क्या कह रहा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी आपके पास ये चीज आ रही है, एक और वो काम कर रहा है कि R2 - R1, ये लिख रहे हैं जी, R2 - R1 और R3 - R1। क्या किया है, R2 को ऊपर रख रहा है और R1 को माइनस कर रहा है। इसी तरह R3 में चेंजिंग आ रही है तो R3 - R1, ठीक है। अब रफली भी इसको कह सकते हैं, जिस तरह मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था। इसका रिजल्ट आपके सामने ये आ रहा है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप गौर करेंगे फर्स्ट कॉलम के आखिरी तो 0 आ गए। कोई प्रॉब्लम बेटा? अब आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर लीजिएगा। बट थर्ड कॉलम से ये फायदा होगा कि सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, सेकंड, और ये 0 हो जाएगा। याद है फर्स्ट एलिमेंट लेते थे वो रो और कॉलम छोड़ते थे, फिर सेकंड एलिमेंट रो और कॉलम,
तो इससे ये फायदा हुआ, बाकी सारे जीरो आ गए। अब सिर्फ आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ओपन करना है 2 क्रॉस 2 के लिए, और वो क्या होता था, दिस बाकी प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करते थे, माइनस करके सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते थे। अब ये नेगेटिव बेटा उधर वैल्यू ले जाएंगे। तो ये है जी कंडीशन फॉर द पॉइंट ऑफ कंग्रुएंसी फॉर द गिवन 3 लाइन। तो बुक वाले ने ये आंसर दिया हुआ, इसलिए कोशिश की है ये वाली फॉर्म बनाने की। कोई प्रॉब्लम जी? तो मजे का क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जी। अब आगे चलते हैं, और आगे उसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 5 है, यू हैव टू फाइंड द डिटरमिन द वैल्यू ऑफ पॉइंट पी। 3 लाइंस दी हुई, अगेन मीट एट ए पॉइंट, मीन कॉन्ग्रुएंट है, एट ए पॉइंट वो मीट कर रही हैं। तो अगर ये तीनों मीट कर रही हैं तो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया है कि ये किसके डिटरमिनेंट हो जाएगा, इक्वल 0 के होगा। उसने खुद कह दिया है कि ये मीट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके कोफिशिएंट लेने 2 - 3 - 1 एक्स वाई और कांस्टेंट ये, और तीनों के हमने क्या किए, एक्स पहले वाला बेटा x का कोफिशिएंट है, दूसरा y का, तीसरा कांस्टेंट। तो तीनों लाइन से हमने ये चीजें लेके इसमें लिखनी है। अब सिर्फ आपने क्या करना है, याद है 3.3 में भी करते रहे, आपने इस डिटरमिनेंट को ओपन करना है। मीन फर्स्ट एलिमेंट ले लें, मतलब R1 से कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, ये रो और कॉलम छोड़ेंगे, याद आ रहा है। फिर माइनस करके सेकंड एलिमेंट लिखते थे, चूंकि वो भी नेगेटिव है और नेगेटिव फार्मूले का ये प्लस हो जाएगा, तो ये रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 3 3 - 5 8, और लास्टली -1 आ जाएगा जी, 3 3 - 1 एंड p। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले जी, 8 माइनस प्लस 5, तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएं, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल को, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को करें और -1 को, p एक जगह कर रहे हैं तो 7p + 98, 98 को उधर ले जाएं, -98, और 7 को हम 98 से डिवाइड करेंगे, तो योर लास्ट आंसर इज p = -14। अब ये क्वेश्चन भी बड़ी दफा आ चुका है, तो इसलिए फाइनल ईयर की बात कह रहा हूँ, इसको भी अच्छे तरीके से कीजिएगा, सिंपल है काम। चलते हैं जी आगे, आपके जो स्मार्ट सिलेबस में उसने क्वेश्चन ऐड किया हुआ है उसको देखते हैं, और वो कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर, उससे पहले छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। एंगल बिटवीन फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन, के जब एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ डायरेक्शन है तो वहां से हम क्या करते हैं, एंगल निकाल रहे हैं। So let L1 L2 be two non-vertical lines such that they are not perpendicular to each other। हम क्या कहते हैं, ये दो लाइन है, say this is your L1, this is your L2, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ अगर इसकी डायरेक्शन ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल M1 और M2 इनकी स्लोप्स आ गई, मसलन L1 की M1 आ जाएगी, L2 की स्लोप M2 आ जाएगी। अब वो ये कह रहा है द एंगल ऑलवेज टेक एंटी क्लॉकवाइज। एक चीज का ख्याल रखना है, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज आपने एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। मीन यहाँ पे जो एंगल है L1 से क्या जाएंगे, L2 की तरफ जाएंगे, और L1 से L2 ये एंगल हमने फाइंड कर रहे हैं। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, इसमें बेटा याद रखना, जो एंडिंग वाली लाइन है उसकी स्लोप पहले आएगी। देखो स्टार्टिंग ये हुई है, एंडिंग ये है, तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी पहले, और जहां से स्टार्ट हुआ उसकी स्लोप क्या आ जाएगी बाद में। सो M2 - M1 एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और जहां पे एरो एंड हो रहा है उसकी उस लाइन की स्लोप पहले लिखनी है, तो ये आ जाएगा M2 - M1 1 + M1 M2। तो ये है स्लोप एंगल निकालने का तरीका। अगर एग्जैक्ट एंगल चाहिए तो टेंजेंट उधर जाके इन्वर्स कर देंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा। इस तरह के अब आगे क्वेश्चन भी हम करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन देख रहे हैं जी आपके पास जो आ रहे हैं, क्रॉली है, उससे पहले दो छोटी छोटी इसी से रिलेटेड चीजें। इफ L1 L2 अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या होती है, उनकी स्लोप्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब हुआ कि इक्वल है तो एंगल आपके पास 0, मीन टेंजेंट 0 0 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दिस टाइम M1 क्या आ जाएगा, M2 के लिए। कोई मसला जी? और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो मीन एंगल आपके पास क्या आ रहा है, 90, और टेंजेंट 90 क्या होता है आपके पास, अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइन है तो आपके पास ये आ रहा है, मीन 1/0 की बात कर रहे हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव रिलेटेड चीजें इसमें आ सकती हैं। कोई प्रॉब्लम जी? तो ये दो छोटी सी क्रॉली सी जिसको हमने डिस्कस किया है। अब चलते हैं जी, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 बी। आपके सिलेबस में बेटा बी सी और एक एग्जांपल है जो कि इंटीरियर एंगल से रिलेटेड है। सो मैं कोशिश करके इनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहले आपके पास जो आ रहा है 11 का बी पार्ट, यू फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। आपने एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्सेस दिए हुए हैं, आपने इनके इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं जी, हम तीन साइड ट्राइंगल है तो 3 साइडें होगी। मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ पहली साइड आ रही है ए और बी।
हम क्या कहते हैं, इनकी स्लोप निकाल लेते हैं। और याद है 4.2 में 4.3 में भी इसका फार्मूला पढ़ा था, सॉरी स्लोप के लिए 4.1 से हमने चौथे चैप्टर से ये शुरू किया था, और वो क्या था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। याद आ रहा है? अगेन 4 स्टार्टिंग अगर हम चौथे चैप्टर की बात करें तो हमने यही काम वहां से किया था, स्लोप ऑफ लाइन, याद है? तो यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे। ये 4.3 में हमने निकाला था, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला कहाँ पे पड़ा, 4.3 की थ्योरी में आप देख सकते हैं, शुरू में ये आया था। अच्छा, अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब आप क्या करें, y2 माइनस y1 मीन सेकंड में से सेकंड को माइनस कर देंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, और इसको मैंने m1 का नाम दे दिया है। सो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा आपके पास, 6 ओवर माइनस 4, और यू कैन से दैट माइनस 3 ओवर 2। कोई प्रॉब्लम जी? चलिए नेक्स्ट देखें जी, ए बी के बाद स्लोप मैं निकाल रहा हूँ बी सी की। सेम फार्मूला यूज होगा, व्हिच इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दिस टाइम अगेन फार्मूला आपके पास सेम है, पॉइंट दो है, ऑब्वियस बात है पॉइंट डिफरेंट है, तो 1 बाय 1 करके हम वैल्यू रखेंगे। अगेन आप पुट करेंगे दी y2 माइनस y1 मीन माइनस 7 और x2 माइनस x1 माइनस 6 एंड 2, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ रहा है माइनस 14 ओवर 8। इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा 4.3 के मेरे लेक्चर जरूर देखिएगा, वहां पे कलर कॉम्बिनेशन से ये स्लोप निकालना मैंने बताया हुआ है। सो m2 आपके पास क्या आ जाएगी, 7 ओवर 4। एंड लास्टली वी हैव ए सी और सी ए की बात हो रही है, तो इसी तरह दो पॉइंट है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 माइनस 8 ओवर माइनस 12, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 आर 12 और 4 2 आर 12 एंड 4 3 आर 12। तो तीनों स्लोप्स हमने निकाल दी, मीन ट्राइंगल है, तीन साइड थी, तो तीनों स्लोप हमने निकाल लिया। मजीद इसको समझने के लिए आगे डायग्राम भी बनाने जा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने, तीन एंगल है, करके देखते हैं जी। तो देखिएगा जी, आपके पास आ रहा है ये तीन पॉइंट्स से, हम ये कहते हैं कि थीटा 1 जो है ये एंगल मेजर्ड है फ्रॉम ए बी टू ए सी। अच्छा, कोशिश करें इसको अगर ग्राफिकली फॉर्म में बना लें ज़्यादा बेहतर है। चले, ग्राफ पेपर में नहीं भी हैं, आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर 5 चैप्टर मैंने इसीलिए किया है, तो थोड़ा सा ये तो पता होगा ना किस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। जिस तरह 6 एंड 1 है, पॉजिटिव 6 और 1 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, 2 एंड 7 ये भी फर्स्ट में आ रहा है, माइनस 6 एंड माइनस 7 ये थर्ड में आ रहा है। तो कोशिश करें कि अगर क्वाड्रेंट वाइज ये डायग्राम बना लेते हैं तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन आपके पास आ जाएगी। अब आप क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये थीटा 1 एंगल है जो कि साइड, देखें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, पहले ये चीज इनमें रखनी है, और डायरेक्शन क्या है जी, ए बी से ए सी की तरफ। स्टार्टिंग पॉइंट ए बी है, एंडिंग पॉइंट क्या है, ए सी है। तो थीटा 1 हमने कहा मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम ए बी टू ए सी। अब फॉर्मूला क्या होगा इसका, टेंजेंट थीटा 1। मैंने बताया था जहां पे एरो एंड हो रहा है वो वाली स्लोप पहले आएगी, तो जहां पे एंड हो रहा है वो स्लोप आपके पास क्या आ रही है, m3। स्टार्टिंग वाली क्या है, m1। तो आप देख सकते हैं कि जहां पे ये चीज एंड हो रही हो वो पहले आएगी, m3 माइनस m1। ये आगे पीछे लिखी हुई, इसको भी मैं सेट कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, m3 माइनस m1। तो m3 आपके पास अगर देखें तो 2/3 था, और m1 आपके पास क्या था, -3/2 है। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये ऊपर बेटा भी मैं करेक्शन कर देता हूँ। अच्छा जी, इसका अब एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ रहा है आपके पास, 6 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 एलसीएम में इस तरह समझाया हुआ बच्चों को जी, 3 2 6, 2 को 2 से करें और 3 को 3 से करें। इसी तरह नीचे अगर हम देख रहे हैं तो अगेन 6 आ रहा है, और एलसीएम लेंगे, ये 6 से बेटा वैसे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले 6 माइनस 6 जीरो होता है। तो एनीथिंग डिविजिबल बाय जीरो किसके इक्वल होता है, ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है। और ये कब होती है टेंजेंट में अनडिफाइंड फॉर्म, ये जब 90 डिग्री एंगल होता है, टेंजेंट 90 जो होता है, ये आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है जी। बच्चे इन्फिनिटी भी लिखते हैं, लेकिन वो लिमिटिंग पोजीशन होती है, तो अगर अनडिफाइंड लिख लेंगे तो ज्यादा एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन है जी, जहाँ पे एंगल एंड हो रहा होता है वो हमने पहले लिखना है। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू m3, और जो स्टार्टिंग आपके पास स्लोप आ रही है वो आपके पास क्या है जी, सॉरी ये जीरो दब गया,
तो बात चाह रही थी कि जहाँ पे एंडिंग है वो स्लोप आपके पास क्या आएगी, पहले आएगी। स्लोप एंड हो रहा था, एरो जो है वो M3 पे जाके एंड हो रहा था सॉरी, और जो स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, M1 आ रहा है। मज़ीद देखें तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये M1 है और ये आपके पास क्या है, M3। ठीक है, एक छोटी सी करेक्शन थी और बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि डायरेक्शन का ख्याल रखिएगा। सो आंसर वही आ रहा था, सिर्फ फार्मूला लिखते हुए गलती हुई थी, मैंने करेक्शन कर दी है। सो अब आप एक दफ़ा दोबारा देख लें जी। स्टार्टिंग M3 था, एरो M3 पे था, तो वो पहले आएगा और एंडिंग पहले आएगा और स्टार्टिंग बाद में आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास एक एंगल आ गया। तो हमने बोला जी θ1 जो है फर्स्ट एंगल फाइंड किया। हमें तीनों एंगल फाइंड करने। दिस टाइम अगेन मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, और ABC आपके पास गिवन है। दिस टाइम वी हैव टू फाइंड एंगल θ2, और हम कह देते हैं θ2 जो मेजर ऑफ द एंगल है वो किधर से किधर जा रहा है, BC से AB। BC किधर है, जरा देखें, ये BC है और फॉर्म BC to AB, एरो चेक कर रहे हैं जी। ये आपके पास एक्चुअली एंगल θ2 फाइंड करना है। और AB एंडिंग देखें, एरो एंड कहाँ पे हो रहा है, M1, स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, M2। तो ये अब आप लिखेंगे M1 माइनस M2। M1 M2 की ये एंगल θ2 हमने फाइंड करना है। M1 M2 की वैल्यू आप रखें, मैंने इसलिए सारे डायग्राम में लिख ली है। M1 माइनस 3/2 था, M2 आपके पास माइनस 7/4, एक्चुअली 7/4 था, नेगेटिव फार्मूले का आया। अगेन जी न्यूमिनेटर में लहदा एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, 3 2 6 माइनस 7, और डिनोमिनेटर में लहदा एलसीएम ले लेंगे और आपके पास ये आ रहा है माइनस 13/4 और 13/8। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8/13। जी बिल्कुल, ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, 13 13 से हो जाएगा, 4 2 8। आपको सिंपल क्या चाहिए था, θ2 चाहिए था, टेंजेंट इधर जाके इन्वर्स कर लें तो ये आपके पास 63.4 डिग्री आ रहा है। तो ये दूसरा इंटीरियर एंगल था जो हमने निकाला है। अब आपके पास थर्ड एंगल रह जाता है, वो हम देखते हैं। सेम फार्मूला है और सेम फार्मूले से बेटा हम इसको लेके चल रहे हैं, तो देखते हैं। अगेन लेट θ3 बी द एंगल, और दिस टाइम ये क्या होगा, AC से BC की तरफ डायरेक्शन है। तो एंडिंग आपके पास M2 है, स्टार्टिंग आपके पास M3 है। तो जस्ट रिप्लेसेस द वैल्यूज ऑफ M2 एंड M3 बाय टेकिंग LCM इन न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। 12 12 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 13/12 और 26/12। तो ये आपके पास आ जाएगा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, उल्टा दिया है इसको, तो आपके पास आ रहा है 1/2, और टेंजेंट इनवर्स 1/2 क्या आ जाएगा आपके पास, 26.6 डिग्री। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों एंगल आपके पास आ गए हैं। यही हमने कहा, उसने कहा था जी इंटीरियर एंगल फाइंड करो, और आपने ये 3 इंटीरियर एंगल उसको फाइंड करके दे दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मजे के क्वेश्चन है जी। ये था इसका बी पार्ट। सिमिलरली इसका बेटा क्या आ रहा है, सी पार्ट आ रहा है। तो सेम पैटर्न पे अब सिर्फ वो क्या करेगा, 3 पॉइंट्स वो चेंज कर रहा है ABC की वैल्यू, और पैटर्न सारा यही है जो भी आपको सेट करके दे दिया है। दिस टाइम आपके पास जो 3 पॉइंट्स दिए हैं आपको ट्राइंगल के, वो हैं जी 2 minus 5 minus 4 minus 3 and minus 1 and 5. You have to find the interior angle of the given triangle. So सबसे पहले आपको याद होगा हम क्या करते थे, चलें रिवीजन भी हो जाएगी और अभी उसको करेंगे भी। A और B है तो इसकी क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। और स्लोप का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, y2 minus y1 over x2 minus x1. This is your x1 y1, this is your x2 y2, तो -3 -5 आ जाएगा, और नेगेटिव फार्मूले का आ गया, और -4 -2 x2 minus x1, तो ये आ जाएगा -3 + 5, ये 2 आ जाएगा, और -6 2/6 क्या आ जाएगा, -1/3, नेगेटिव है इसमें। तो ये आ गई जी आपके पास स्लोप ऑफ AB। कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ BC निकालते हैं। अगेन फार्मूला लगाइएगा, तो स्लोप ऑफ BC क्या आ जाएगा, y2 minus y1 x2 minus x1, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 5 + 3 और -1 + 4 आ जाएगा, या आप कह सकते हैं 8/3 आ रहा है। एंड लास्टली वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ बिटवीन A एंड C। A और C की अगर हम बात कर रहे हैं, अगेन फार्मूला सेम है, सेंस करके जरूर फार्मूला लिख दिया करो, अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है।
उसी तरह y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 5 प्लस 5 10 आ जाएगा ओवर -3 है। सो योर लास्ट आंसर इज -10 ओवर 3। तो जिस तरह हमने पिछला पार्ट सॉल्व किया था सेम पैटर्न पे बेटा इसको लेके जा रहे हैं। ये तीनों स्लोप्स हमने निकाल ली हैं। अब इनके इंटीरियर एंगल्स हम निकाल लेंगे ट्राइंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, और बिल्कुल सेम पैटर्न पे मैं ये कहता हूँ, देखें जी ये 3 पॉइंट्स है आपके पास। हम कहते हैं लेट थीटा 1 बी द एंगल बिटवीन जी लेट थीटा 1 बी द मेजरमेंट एंगल फ्रॉम ए सी टू ए बी। तो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम फिर वही है कि अगर अच्छी बनाना चाहें तो क्वाड्रेंट वाइज बना दें। तो ए सी टू ए बी, ठीक है, आपके पास क्या है थीटा 1, ये ए सी है, ये ए बी है, स्टार्टिंग आपका ए सी है, एंडिंग आपका ए बी है। तो फार्मूला क्या होगा सॉरी m1 माइनस m3, ठीक है, एरो कहाँ पे एंड हो रहा है वो m1 पे, स्टार्ट किया था m3। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे बेटा m1 और m3 की वैल्यू रख देंगे, दोनों आप तीनों बल्कि स्लोप निकली हुई, और सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। एलसीएम ले लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेसिप्रोकल सॉरी ले लेंगे, तो 9 over 3 and 9 over 19, और यू कैन से दैट टेंजेंट इनवर्स 27 over 19। कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिएगा। सो योर फर्स्ट इंटीरियर एंगल इज 54.9 डिग्री। कुछ याद है? ओके जी, चले अब दूसरा एंगल हमने निकालना है, व्हिच इज एंगल थीटा 2। तो सेम वही पैटर्न, स्टार्टिंग कहाँ पे एंडिंग कहाँ पे है, तो जो एंडिंग वाला हम वो पहले लिखेंगे। मीन पहले तो लेट थीटा 2 कह ले बी द एंगल बिटवीन, कौन सा वाला थीटा 2 है, ये है, और एंगल क्या है, ये ए बी से ए सी की तरफ, ठीक है, एरो एंड कहाँ पे हो रहा है, बी सी पे। तो इट मींस m2 पहले आ जाएगा, m1 बाद में आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। अगेन नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, एलसीएम ले लें इन न्यूमिनेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। तो और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 3 over 1 over 9, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है टेंजेंट इनवर्स 27। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कीजिएगा तो थीटा 2 आपके पास क्या आ रहा है, 87.9 डिग्री। कोई प्रॉब्लम जी? एंड लास्टली थर्ड एंड लास्ट एंगल हम निकालने जा रहे हैं, व्हिच इज एंगल थीटा 2। अगेन एबीसी आपके पास सेम है। हम कह देते हैं लेट थीटा 3 बी द एंगल बिटवीन मेजर्ड फ्रॉम बीसी टू एसी। तो ये देखें जी थीटा 3 बीसी से एसी की तरफ है, एंडिंग आपका आ रहा है m3, स्टार्टिंग m2 है, तो टेंजेंट थीटा 3 किसके इक्वल आ जाएगा, m3 माइनस m2 1 प्लस m3 m2। वैल्यू रखिएगा जी इसमें m3 m2 की एलसीएम ले लें इन न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आफ्टर सिंप्लीफाइंग तो आपके पास क्या आ रहा है, 18 over 3 9 over 71, और यू कैन से दैट टेंजेंट इनवर्स 54 over 71, और डिग्री में इसको कर लें 37.2 डिग्री। जी बिल्कुल चेक आप कर सकते हैं, तीनों का सम आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री के इक्वल होगा। कोई प्रॉब्लम जी? तो ये दो आपके क्वेश्चन थे, एक्चुअली ये होमवर्क से रिलेटेड दोनों पार्ट थे। एक एग्जांपल भी है, मैं अब एग्जांपल इसके साथ करने जा रहा हूँ ताकि आप रिलेट भी कर सकें और वही कंटिन्यू कर लें। और जब एग्जांपल देखेंगे तो आप देखेंगे आपके लिए बड़ा इजी होगी ये एग्जांपल। और वो क्या है, अगेन यू हैव टू फाइंड द इंटीरियर एंगल। आपके पास 3 पॉइंट दिए हैं, -5 4 -2 -1 7 एंड -5। सो फर्स्ट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे जी, सेम पैटर्न लेके जा रहे हैं, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, व्हिच इज इक्वल टू स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2। so by replaces the values of x2 y2 and x1 y2 minus y1, or simplifying this we have -5 over 3, or you can say that this is your slope of AB, which is equal to m1, which is equal to -5 over 3। कोई प्रॉब्लम नहीं? इसी तरह स्लोप ऑफ हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी के बाद हम स्लोप ऑफ बी सी निकाल रहे हैं। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अगेन आप चेक करें तो आपके पास आ रहा है -4 over 9, व्हिच इज स्लोप ऑफ बी सी। अब जरा थोड़ा सा मैं स्पीड में कर रहा हूँ, होपफुली आपके लिए आसानी होगी क्योंकि दो पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसके। इसी तरह स्लोप ऑफ ए सी निकाल रहे हैं, और अगेन वो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, जनरल फार्मूला है। सो -5 -4
एंड देन 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा -9/12 और यू कैन से दैट -3/4। तो बेटा जिस तरह पिछले दो पार्ट किए हैं हमने यहाँ पे भी क्या किया है, इनके स्लोप्स निकालनी है। अब इन स्लोप्स को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। सो ये 3 पॉइंट मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आपके सामने आ रहे हैं, और मैं ये उसी तरह θ1 कह देता हूँ, बी द एंगल मेजर्ड फ्रॉम AB to AC। सो दिस इज योर एंगल θ1, स्टार्टिंग पॉइंट M1 है, एंडिंग M3 है, तो हम क्या कह रहे हैं M3 माइनस M1 ओवर M3 M1। M3 की वैल्यू आपके पास 3/4 है, M1 की वैल्यू -5/3 है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। न्यूमिनेटर में एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर में ले लें, वैसे तो 12 से कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर से, तो क्या आ जाएगा 11/27, और इसका इनवर्स ले लें बाय यूजिंग कैलकुलेटर, यू हैव योर फोर्स एंगल व्हिच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22.2 डिग्री। अप्रॉक्सीमेटली इसे कह रहा हूँ, मोस्टली कैलकुलेशन कैलकुलेटर में डिफरेंट होती हैं, कुछ लेटेस्ट हैं, कुछ थोड़े से नॉर्मल हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली का साइन लगा लेंगे और भी बेहतर हो जाएगा। खैर ये आ गया जी θ1। अब चलते हैं θ2 की तरफ, और अगेन ABC आपके पास वही है। लेट आप कर लें जी θ2 बी द एंगल बिटवीन अ मेजर्ड फ्रॉम BC टू AB। दिस इज योर θ2, BC से स्टार्ट हो रहा है, AB की एंडिंग है, जो एंडिंग है उसको पहले लिखेंगे और जो स्टार्ट हो रहा है उसको पहले बाद में लिखेंगे। तो M1 माइनस M2, M1 आपके पास -5/3 है, M2 आपके पास -4/9 है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में उसी तरह एलसीएम ले लें और रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, तो ये 27/47 आ रहा है, और यू कैन से दैट दिस। अच्छा ये याद होगा, अब 4.5 में भी लेक्चर देखेंगे आई थिंक। सो 4 क्वेश्चन मैंने किया था, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये अगर डायरेक्ट नेगेटिव से निकालेंगे तो 180 से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे बड़ा तफसीली मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और ये भी बताया टेंजेंट 183 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा। तो आप कैलकुलेटर से निकालें, और अगर डायरेक्ट करना है निकालें, और उसको 180 से माइनस कर दीजिएगा। जब आंसर आए 33 और 47 पॉजिटिव का, तो आपके पास जो लास्ट आंसर आएगा 144.9। मैं फिर कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने बड़ा तफसीली किया हुआ 4.5 में, वहां से आप इसका आइडिया भी ले सकते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेटर से कीजिएगा। अच्छा जी, तो थर्ड आपके पास एंगल रह गया। हम कहते हैं लेट θ3 बी द एंगल फ्रॉम AC टू BC। दिस इज योर दिस इज योर एंगल θ3, स्टार्टिंग पॉइंट AC है और फिर BC की तरफ जा रहा है। अगेन जहाँ पे एंडिंग है वो M2 है, स्टार्टिंग M3 है, तो जस्ट वैल्यू रखो M2 और M3 की। न्यूमिनेटर में लहदा एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर में लहदा 36 से कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट आंसर आपके पास क्या आ रहा है 12.9 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। प्रॉब्लम जी। तो ये थे बेटा इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन और एग्जांपल थी जो मैंने कोशिश की है थारोली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ग्राफ आपको समझा सकूं। उम्मीद है कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं, और वो है जी क्वेश्चन नंबर 14। यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज साइड्स आर। 3 साइड दी हुई, आपने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो 3 साइड दी हुई, हमें 3 पॉइंट पता होने चाहिए, 3 वर्सेस पता होने चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे हैं, ये आपके पास इक्वेशन 1 है जो 3 लाइन है, दूसरी को हमने 2 का नाम दे दिया और तीसरी को 3 का। एक्चुअली अब आपने जहाँ 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जारी बात पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। हम क्या कह रहे हैं, मैं सपोज कह रहा हूँ जी कि वर्सेस ऑफ अ ट्रायंगल आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन। मैं क्या कह रहा हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ। अगेन आप x और y को इक्वल कर सकते हैं, या y इक्वल है उस तरह कर लें, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें। मीन इनका 1 और 2 का हमने क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 से हम देखें, ये मैं थोड़ी सी हल्की सी डायग्राम भी बना दी है कि इन दोनों जहाँ पे मीट कर रही है एक्चुअली वो वाला पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो 1 से मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली है व्हिच इज इक्वल टू 7x माइनस 10, और इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 में रखेंगे तो आपके पास 10x प्लस 7x माइनस 10 माइनस 41, x की वैल्यू चाहिए जी, 10 प्लस 7 17 आ जाएगा, 41 प्लस 10 51 है, और यू कैन से दैट x इज इक्वल टू 3। और ये x की वैल्यू किधर रखेंगे, इक्वेशन 4 में। बेटा उसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड,
या आप साइमल्टेनियस इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपके पास यही चीज आएगी। सो y क्या आ जाएगा आपके पास 11। सो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a एक्चुअली क्या आ जाएगा 3 and 11। तो क्या किया मैंने 1 और 2 को सॉल्व किया। अब मैं क्या कहता हूँ अगली दो इक्वेशन लेता हूँ, उनको सॉल्व साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब मैं अच्छा ये मैं सिर्फ रिमाइंडर के लिए लिखा है कि ये बॉक्स सॉरी ये बॉक्स भी नहीं बनाना और तीन इक्वेशन भी नहीं लिखनी है, जस्ट रिमाइंडर के लिए लिखा है कि इसको हमने यूज कर रहे हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हम सॉल्व क्या कर रहे हैं इक्वेशन, अब 2 और 3 का पेयर ले रहे हैं। पहले 1 2 को सॉल्व किया था साइमल्टेनियसली, अब 2 और 3 को कर रहे हैं। अगेन 2 में से मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, y की वैल्यू निकाल रहा हूँ और किस में पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ। तो देखते हैं, इसको मैंने 5 का नाम दे दिया है, तो इक्वेशन 3 में रखेंगे तो x आपके पास क्या आ जाएगा। मैं सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ, होपफुली आपको समझने में आसानी होगी। x आ रहा है बच्चे इसमें 5 के इक्वल, और ये x की वैल्यू किस में पुट करेंगे इक्वेशन 5 में करेंगे। तो आपके पास क्या आ रहा है, y का वैल्यू आ रही है और y आपके पास आ रहा है 9 -9। सो ये लास्ट आंसर इज 5 and -9। कोई प्रॉब्लम बच्चे? चलें जी आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया था, पहले 1 और 2 को सॉल्व किया था, फिर 2 और 3 को किया है, दूसरा पॉइंट आ गया। अब एक और कॉम्बिनेशन रह गया, मीन 1 2 का हो गया है, 2 3 का हो गया है। मैं दोबारा ये रिमाइंडर के लिए लिख रहा हूँ, ये बॉक्स और ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए 1 2 का किया था, 2 3 का, 1 और 3 को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तरतीब से आप लेके चलेंगे, कॉम्बिनेशन सारे इसमें लगाने होंगे। 1 से मैं अगेन y की वैल्यू निकाल रहा हूँ जो कि इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ, और वहां से हमारे पास क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है which is equal to 1। कोई मसला? होपफुली अब आपको एक पैटर्न समझ आ रहा होगा, उसी पैटर्न को हम लेके चल रहे हैं। ये x की वैल्यू 1 जो है इक्वेशन 4 में रखिएगा, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी which is equal to -3। so their point of intersection is 1 and -3। कोई मसला जी? एक्चुअली हमने 3 पॉइंट्स क्यों निकालने, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ऑफ द ट्राइंगल। तो तीनों पॉइंट्स को अब हम क्या करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन। चलें जी देखते हैं। आपके पास याद है कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था 214 पेज पे, और ये था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सॉरी, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपके पास क्या है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 and x3 y3 1। पेज नंबर 214 पे आप ये मामला देख सकते हैं। अच्छा, 3 पॉइंट्स आपने निकाले थे, दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2, दिस इज योर x3 y3। अब हमें नहीं पता कि हम तरतीब से इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 कह दिया है। अब वैल्यूज रखेंगे बेटा किसकी, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की, सेंस करके ये फार्मूला लिखेंगे। तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 बेटा डिटरमिनेंट आपको ओपन करना आता है, R1 से आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा। थोड़ा सा मैं जरा जल्दी से कर रहा हूँ, होपफुली अब आपके लिए आसानी होगी। यहाँ पे मसला ये आया कि आंसर नेगेटिव में आ रहा है, और एरिया कभी भी क्या होता है, नेगेटिव में नहीं होता। सो इग्नोर कर दें आप नेगेटिव साइन को। तो ये 34 स्क्वायर यूनिट है। कुछ की बुक वालों ने क्या किया है, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। मैं रो 2 और 3 को ऊपर नीचे कर दिया, चूंकि हमें कंफर्म नहीं है पहला कौन सा पॉइंट है। तो आप इसमें यही करेंगे, एरिया निकालें, और आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर किसी की बुक वाले ने 2 रोज को आपस में एक्चुअली इंटरचेंज कर रहा है, और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डिटरमिनेंट में, इफ 2 रोज या कॉलम आर इंटरचेंज दैट नेगेटिव आंसर में फर्क आ रहा है। तो अगर ये 2 रो को चेंज करता है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ रहा है। आप इसी तरीके से करें और एंड में रीजन लिख दें, बात खत्म हुई। क्योंकि रट्टा तो नहीं लगाना कि कौन सी ऊपर रखनी है और कौन सी हमने नीचे रखनी है। खैर जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 फॉर एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय ट्राइंगल। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आ रहा है 15, बड़ा मजे का। द वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल आर, फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। ये क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट थे जो हमने बड़ी तफसीली किए थे, अगर आपको याद हो। अब चूंकि मैं स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो उसका थर्ड पार्ट जो था और ये 15 एक जैसा है, सिर्फ फर्क क्या है इसमें, ABC वर्सेस चेंज। सो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं डेफिनेशन दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ आपके पास ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वर्ड यूज हुआ है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड
which are perpendicular to the given side. तो बाइसेक्टर का मतलब हाफ है, परपेंडिकुलर मैंने एग्जैक्ट इक्वल वो बात कर रहा है, मिड पॉइंट वाली बात कर रहा है. A triangular has three perpendicular bisector meet at a point known as circumcenter. ये जो येलो वन में लिखा है ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए डेफिनेशन आपको बताई है और कुछ नहीं है. ओके अच्छा, एक और वर्ड उसने यूज किया सर्कमसेंटर. सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ कांग्रुएंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर. ये जो हम राइट बाइसेक्टर निकाल रहे हैं, अगर ये दिखाएं कि पॉइंट पे कांग्रुएंट है गुजर रहे, तो हम ये कहेंगे कि सर्कमसेंटर वो उसका पॉइंट होगा. ये लिखा हुआ है मीट एट अ पॉइंट नोन एज सर्कमसेंटर. ये फुल स्टॉप नहीं आएगा जी, इसको खत्म कर दीजिएगा, कोई मसला जी. चलें जी, अब ये एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ. वर्टेक्स आपके सामने आ गए ए बी और सी. अगर आप देखें तो यहाँ पे भी मैंने कॉन्सेप्ट वही रखा है अपना. अगर हम वो क्या कहते हैं क्वाड्रेंट वाला, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात हो रही है, फोर्थ की एक्स वाई पॉजिटिव के लिए, तो थोड़ी तरतीब से बना लेंगे, ग्राफ में बना लेंगे और अच्छी बात होगी. अच्छा जी, अब मैं क्या कह रहा हूँ, के जो है मैं कहता हूँ जी इज द सर्कमसेंटर. मैं कहता हूँ इस ट्राइंगल में इसका सर्कमसेंटर के है. अच्छा, एल चूंकि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं तो मिड पॉइंट की बात चलेगी, तो हम कहते हैं एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. और मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है, 2 पॉइंट के लिए क्या कहते होते थे, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2. याद आ रहा है जी? जी बिल्कुल. तो फिर क्या होगा बच्चे, मिड पॉइंट पहले L निकालते हैं. तो L जो है मिड पॉइंट ए बी का है, तो क्या होगा x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2. सो और सिंप्लीफाई कर लें तो मिड पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, -6 ओवर 2 एंड 4 ओवर 2, और यू कैन से दैट -3 एंड 2. सॉरी. तो ये इसका बच्चे क्या आ गया मिड पॉइंट. और m हमने मिड पॉइंट किसका बोला था, ए सी का. तो अगेन बेटा सेम फार्मूला लगाएं, x1 x2 ओवर 2 मीन -2 प्लस 3 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2, और सिंप्लीफाई कर लें तो आपका दो मिड पॉइंट आ चुके हैं, व्हिच इज L एंड M हैविंग कोऑर्डिनेट्स -3 एंड 2 एंड 1/2 एंड 4. एक्चुअली अब करने क्या जा रहे हैं, अब आपको ये बता दूं, ये दो लाइंस हमने कर दी हैं. एक्चुअली ये पॉइंट है ना, इसमें से गुजरती हुई एक लाइन हमने गुजार दी है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहा है. हम इस लाइन की इक्वेशन भी फाइंड कर लेते हैं और इसकी भी, मीन के एम की भी और एल के भी, ये दोनों लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे और फिर क्या करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे. एक्चुअली ये हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए जो कि उसने पूछा है, सर्कमसेंटर की जो बात कर रहा है. कोई मसला जी? तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी होगा. सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लें. अब इन मिड पॉइंट को यूज करते हुए जो लाइन इसमें से गुजर रही है उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे. ओके, तो चलें देखते हैं जी. ये डायग्राम में दोबारा बना दिए. हम कहते हैं के इज द सर्कमसेंटर. ये ऑलरेडी हमने कह दिया, ये के कैपिटल अभी मैं कह देता हूं. तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. ए बी की स्लोप निकालो, इस लाइन की स्लोप निकालो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. सो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल है. मुझे ये बताएंगे कि इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है, देखें हमने इसकी स्लोप निकाली, एरो को देखिएगा, हमें क्या चाहिए, एल के की स्लोप चाहिए. तो क्या होगी इसकी स्लोप, दोनों लाइन आपस में क्या है, शाबाश सोचिएगा. ये दोनों लाइन डायग्राम इसलिए बनाई जाती है कि बेटा कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी हो जाए. ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दूसरे के स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं तो दूसरे का स्लोप आ जाती है. सो स्लोप ऑफ एल के आपके पास क्या आ जाएगा, -1. नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें इस लाइन की स्लोप मिल गई. कोई मसला जी? पहले हमने मिड पॉइंट निकाला, फिर अब इसकी स्लोप निकाली है, तो अब दूसरी लाइन की स्लोप भी निकाल लेते हैं, व्हिच इज ए सी. अगर हम निकाल रहे हैं और ए सी का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो एक्चुअली वो क्या आ जाएगा, एम के की क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी. तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ले रहे हैं और एम के की स्लोप आपके सामने आ रही है -5/2. सॉरी, ये के कैपिटल है जी, इसकी करेक्शन जरा कर दें. ओके जी, चल दोनों लाइन की स्लोप हमने निकाल ली है. अच्छा, स्लोप भी आपके पास आ गई है, पॉइंट भी आ गया है. और अगर एक लाइन की एक पॉइंट आ जाए, एक स्लोप आ जाए, तो कहिए ना स्ट्रेट लाइन हम कैसे निकालते थे, याद है? वैसे मैंने बोल भी दी है, पॉइंट स्लो फॉर्म की वो बात कर रहा है कि एक पॉइंट है और एक लाइन में एक पॉइंट आ रहा है और एक स्लोप आ रही है. खैर देखते हैं जी.
डायग्राम में दोबारा बना दी। एक्चुअली एल के की अगर हम बात कर रहे हैं तो के हमने कहा था सर्कम सेंटर है, स्लोप ऑलरेडी निकल गई है। अच्छा ये ज़रा करेक्शन जो की थी वो आपको दिखा रहे हैं, के कैपिटल था वो जस्ट आया, दोबारा स्लाइड हो रही है। ओके अच्छा बात अब चल रही थी, डायग्राम दोबारा बना लेते हैं, कोई बात नहीं थी। आपने एक ही दफ़ा बनानी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो स्लाइड में करनी है इसको प्रेजेंट। एल के की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर एल के इज, देखें पॉइंट भी आपके पास है, पॉइंट ये एल था, स्लोप इसकी एल के की निकल आई है, दोनों वैल्यूज आप पुट कर देंगे x1 y1 और स्लोप की, और सिंप्लीफाई कर देंगे तो एक्चुअली ये इक्वेशन आ गई एल के। अब दूसरी किसकी इक्वेशन निकाल लेंगे, जरा डायग्राम देख के बताइएगा। शाबाश, एल के की स्लोप निकल आई है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एम के की स्लोप निकालने जा रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर एम के, तो एम के में बेटा क्या आ जाएगा, उसी तरह ये मिड पॉइंट भी है और आपके पास स्लोप भी है, तो मिड पॉइंट आपके पास x1 y1 होगा, स्लोप ऑलरेडी पिछली साइड पे निकाली हुई है। इस -5/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -5 और +5 ओवर 4 आ रहा है। मजीद इसको लेके चलेंगे जी, सॉरी इस 2 को उधर मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप पहले समझिएगा, सॉरी ये 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लें, 2y -8 आ जाएगा, और -5 को उधर मल्टीप्लाई किया, -5x + 5/2, तो ये कांस्टेंट एक जगह आ जाएंगे, -8 और -5/2, एलसीएम ले लें इसका, तो ये आ रहा है -21/2। और इसको जरा देखते हैं, तो ये 10x + 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये एलसीएम ले लें, 2 से हर एक को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वेशन आ गई। एक्चुअली अब बेटा क्या हुआ, एल के बी की भी इक्वेशन निकाल ली हमने और एम के की भी इक्वेशन निकाल ली। अब दो अगर लाइन की इक्वेशन आ गई हैं तो इनको हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली अब सॉल्व करते हैं। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू निकाली और इक्वेशन 2 में मैं पुट कर रहा हूँ। तो जब पुट कर रहे हैं तो -10y -10 4y -21 इज इक्वल टू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -31/6, और ये y की वैल्यू किधर रखेंगे, शाबाश इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो जैसे ही हम y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखी है, सॉरी ये 58/3 नहीं है, -31/6 था, और जब इसको हम रखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है जी, लास्ट आंसर आ रहा है 25/6। सो आपके पास x कोऑर्डिनेट आ गया 25/6 और y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया, -31/6। तो ये जरा एक करेक्शन थी, ये जल्दी से जरा कर लेते हैं जी। ये था पुट y इज इक्वल टू -31 -31/6। तो ये हम पुट करने जा रहे थे इक्वेशन 3 में। तो ये आपके पास एक छोटी सी करेक्शन थी जी, कोशिश कर रहा हूँ कि इसको, चूँकि बड़ी स्पीड में हो रहा है, स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भी की हुई है, तो बच्चे उसके लिए भी माजरत, टाइम थोड़ा सा लग रहा है चीज़ों में, बट होपफुली ऐसा ऐसा ये चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। तो मेरा काम है बेटा आपको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट आपके सामने आ रहा है, जिस तरीके से भी हम कर रहे हैं। आप देखें स्लाइड्स अभी बन रही हैं, टाइम टेकिंग है, बट मैंने आज कोशिश की थी, प्रॉमिस किया था कि आज ये वीडियो कर दूंगा, तो एक्चुअली आज 2 वीडियो हो गई हैं, तो फिर भी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रॉमिस किया था, आज मैंने ये दोनों वीडियो बना दी हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन बेटा चूँकि इसमें सारी थ्योरी इसमें देखनी होती है और आंसर्स कंफर्म करने होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये था जी इसका पॉइंट। सर्कम सेंटर की बात करें 25/6 और -31/6। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। होपफुली आपके लिए थोड़ा सा लंबा जो था, लेकिन फिर वही बात है, जो कि प्रॉमिस किया था, ऑल क्वेश्चन ऑल पार्ट्स हमने सॉल्व करने, सो आपके सामने ये मैंने पार्ट सॉल्व कर दिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। आपकी 4.5 ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ लेक्चर, वो ज़रूर देखिएगा, इससे पहले एक्सरसाइज को ज़रूर देखिएगा। 7 चैप्टर स्मार्ट सिलेबस आपका स्टार्ट हो गया है, मैं कोशिश करूँगा एट द एंड तक ये सारा आपका काम कर दूँ, अगर ज़िंदगी रही तो। ओके जी, इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।